अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पैगंबर जनती है, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नरक का द्वार है। सुधा जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। न जाने क्या करती रहती हो। सॉरी सुदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सोनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हों, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी, उसके सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी सुधा को इतना प्यार था कि उसे घंटों संवारा करती और किसी को छूने नहीं देती। आज उनका इस तरह से बेतरतीब बंधा चूड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। सुधा का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुधा की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपनी पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, जो तुझे जो वह लेकर जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा, सुदीप की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज है, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में सुधा? क्या कर रही थी? अच्छा सुनो, आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है, उसे उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुदीप ने फोन काट दिया। सुधा कुछ देर फोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? सुधा, नहीं तो, आपने ही तो कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसीलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? सुदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चे का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम ही करते ठीक लगती हैं। तभी सुदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। आज सुधा को सुदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारे सुदीप, और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं? काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो 20 हड्डियों के साथ एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया। तुमने कभी उसे घर से निकाल देने की, तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाह खेला और तोड़कर फेंक दिया। अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करती। अकेले पुरुष को देखकर
तुम पुरुष कहीं भी अपनी पैंट खोलकर लघुशंका करने के लिए खड़े हो जाते हो और दोष हम औरतों पर कि हम समाज को दूषित कर रही हैं। अगर यह कह दें कि हमारा तन मन हमारा है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जिसे चाहे दे, तो समाज और मर्यादा का उल्लंघन है। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती है, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरों का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पीर पैगंबर जनती हैं, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। अपने वात्सल्य और छाती से जीवन सींचती हैं और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नजरों का शिकार होती हैं। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हो। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद कर विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग इसी का स्वांग रच कर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता, तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। सुदीप और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।